सर, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा। संजय अग्रवाल, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और लखनऊ विश्वविद्यालय में मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। मेरी वाणी में इतना दम नहीं है कि मैं आपके विषय में कुछ कह सकूं, तो मैं आपका परिचय आप ही से जानना चाहूँगा और आप क्या आज के फेस्टिवल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। और जैसे आपने कहा कि मैं परिचय दूं, तो मैं अंग्रेजी प्रवक्ता हूं स्थानीय इंटर कॉलेज में, और व्यंग लगभग 20 साल हो गए व्यंग लिखते हुए। और मेरे लगभग 8 व्यंग संग्रह आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, और 21 संयुक्त व्यंग संग्रह आ चुके हैं। और साथ ही मैं एक व्यंग उपन्यास भी लिख चुका हूँ, ये भी अगले साल तक आ जाएगा। और लगातार व्यंग के माध्यम से जो हमारी विसंगतियाँ चारों तरफ पसरी हुई हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, प्रशासनिक हो, उन पर व्यंग करता रहता हूँ, उन पर प्रहार करता रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि समाज के जो वंचित और शोषित लोग हैं, उनका मैं प्रतिनिधि बनकर के आ सकूँ, उनकी बात को लोगों तक, व्यवस्था तक पहुँचा सकूँ। सर, पहले हमारे अगर हम लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो कार्टूनिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता था। और वो व्यंग को ही लेके करते थे। और मैं मानता हूँ कि कार्टूनिस्ट से ऊपर दर्जा जो अगर मैं साहित्यिक विधा में दूंगा तो व्यंग्यकार का दूंगा, क्योंकि व्यंग्यकार अपनी बात भी कह देता है और बड़े सरल सहज में कह देता है। और कहते हैं कि जब तक सामने वाले की ट्यूबलाइट जलती है व्यंग कह के चला जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो व्यंग विधा होती है वो अभी आपने कहा कि कार्टून को भी देखा, तो कार्टून भी अपने आप में एक बहुत अच्छी व्यंग विधा ही है। क्योंकि कभी कभी जो आर.के. लक्ष्मण हमारे कार्टूनिस्ट थे, तो उनका फ्रंट पेज पे निकला करता था। तो ये तब हुआ करता था जब आप व्यवस्था को जब आईना दिखाते हैं, सत्ताओं को आईना दिखाते हैं, तो उनको ये निंदक नियरे राखिए अच्छा लगता था। उनको ऐसा महसूस होता था कि मुझको कोई आगे या मेरी जो कमियां हैं वो बताने के लिए कोई तैयार है। ये तब संभव है। हालांकि जैसे आपने कहा कि व्यंग्यकार भी, तो एक व्यंग्यकार होने के नाते जो व्यवस्था है, सत्ता है, उसको भी मैं लगातार इसी माध्यम से आईना दिखाता चला आया हूँ। और हालांकि ये जो मादा है ये काफ़ी हद तक कम हो गया है कि अगर आप किसी को आईना दिखाएं या व्यवस्था पर प्रहार करें तो उसको बर्दाश्त कर ले जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। किसी के अंदर सुधार करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं। लेकिन एक व्यंग्यकार होने के नाते मेरा लगातार प्रयास यही कि मैं प्रवृत्ति पर व्यंग करता रहूं। व्यक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, प्रवृत्तियाँ हमेशा शाश्वत रहती हैं, और उनको मैं अपनी लेखनी से संभालता हूँ। सर, एक मैं आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लेखनी को कितना समय हो गया है? मुझे 20 साल हो चुका है लिखते हुए। और इस 20 साल के अनुभव में कि जो आपके व्यंग विधा है, आप कहते हैं मैं व्यंग उपन्यास भी लिख रहा हूँ, ये अपने में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ऐसा कोई आपका एक ऐसा इंसिडेंट रहा है कि जो एक प्रभावशाली रहा हो और जिसके समाज में बहुत बड़ी चर्चा रही हो? कोई आपका ऐसा व्यंग प्रसंग रहा हो? देखिए, मैंने व्यंग लगभग चूँकि 20 साल हो गया, मेरे करीब 1,500-2 हज़ार व्यंग जो प्रकाशित हो चुके होंगे, तो लगभग हर विषय पर मैंने व्यंग लिखा है। लेकिन एक मेरा व्यंग था पान मसाले का मर्म। तो जो पान मसाला है उस पर मैंने लिखा था, और वो काफ़ी चर्चित हुआ। और उसके बाद और ये हुआ कि उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी दिया था रचना पर। तो कई बार जब वो प्रकाशित हुआ तो मेरे पास उस दिन सैकड़ों फ़ोन आए, और लोगों ने उस व्यंग के बाद कई लोगों ने कहा कि जब मैं रोज़ लगभग 30 से 40 पान मसाला में खा जाता था, पाउच खा जाता था, और वो मैंने प्रयास किया है कि मैं ना खाऊं आपका व्यंग पढ़कर। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की प्रतिक्रिया समाज से आती है तो ऐसा महसूस होता है कि जो आपका लेखन है वो सार्थक हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही कि पान मसाला गुटखा समाज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन गया है और कैंसर का जैसे प्रमुख कारण का है। तो आपके व्यंग से एक समाज की कुरीति में रोकने में बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा। एक अभी आपका सेशन चल रहा था और अब लोकसभा चुनाव भी आ गया है, तो आपने नेता और सांप के
जो दल बदल पे कहा उस पर मैं रिपीट चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं उसमें। अच्छा देखिए, जो भ्रष्टाचार या संगठन की गंगोत्री होती है वो राजनीति से ही निकलती है। तो बहुत सारे इसीलिए ज़्यादातर जो बैंकार होते हैं वो राजनीति पर ही प्रहार करते हैं। तो और सबसे बड़ा जो एक समस्या होती है कि दल बदल होता है, वो इसी पर मेरी 2 लाइनें थी कि वो बात काफ़ी चर्चित भी है कि नेता का दल बदलना, नेता का दल और सांप का केचुल बदलना एक सी मजबूरी है। नेता का दल और सांप का केचुल बदलना एक सी मजबूरी है और दोनों ही प्रक्रियाएं इनके अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू नेता का सर। दल और सांप का केचुल बदलना एक सी मजबूरी है तो दोनों ही प्रक्रियाएं इनके अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और न जाने जनता इस आवरण परिवर्तन पर क्यों रोती है, आप ही बताइए। इनके जहर में ज़रा सी भी कमी होती है। थैंक यू सर। और सर कोई आप अपने आपका कोई एक लिटरेचर हो, कुछ हो तो उसका क्लेवर अगर आप हमको दिखाना चाहें। लिटरेचर, ये डंके की चोट पर मेरी पुस्तक, इससे मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर जोशी सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इस पे कुछ अंश पे सर हल्का सा कुछ। जी 2020 में ये पुस्तक आई थी मेरी और काफ़ी चर्चित हुई है और उस पर मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर जोशी सम्मान प्राप्त हुआ है। और इसकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी पसंदीदा है। चाहे वो आखिर पड़ गई ना ठंड हो और या दल बदल या दिल बदल हो। इसका कोई हल्का सा चंद पंक्तियों में उद्धरण। चंद पंक्तियों को इस मंडी में सब बिकने को रेडी है कि हमें गलत फहमियों में जीना अच्छा लगता है। यह भी उनमें से यही एक औपचारिक गलत फहमी है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जनता ही यहाँ नेताओं की भाग विधाता होती है, यह उससे भी बड़ी गलत फहमी है। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, ऐसा मिथ हम सबने बचपन से आज तक पढ़ा और सुना है। लेकिन ये सब बातें उस दिन हवाई होकर किसी रिजॉर्ट में चली जाती हैं, जब सरकारें जनमत के हिसाब से नहीं येन केन प्रकारेण हासिल किए बहुमत से बनती है। जनता तो महज वोट देती है, वह नहीं जानती कि सारी वोट तो नेता लोग बाद में बनाते हैं। वोट देना तो महज प्रजातंत्र का प्रतीक मात्र होता है। आम जनता एक अदद वोट देकर और उंगली पर स्याही लगवाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालकर और उस पर लाइक्स और कमेंट्स बटोर कर ही खुश होती है। लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि प्रजातंत्र एक ऐसी मंडी की तरह बन चुका है जब बहुमत मुँह मांगे दामों पर खरीदा और बेचा जाता है। थैंक यू सर, सो कंडक्ट का जो भी चैनल है वो काफ़ी प्रभावशाली है और ऐसे चैनल जो जन सरोकारी पक्ष को आगे रखते हैं और लोगों के सामने लाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरीके के जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आगे भी जारी रखें ताकि जनता को और जनता की आवाज़ व्यवस्था तक पहुँच सके। थैंक यू सर।